नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस, और चूंकि आज संडे है तो साइंस एंड टेक की न्यूज डिस्कस करूंगा और परसों का एडिटोरियल एनालिसिस भी मैं आज आपके लिए लेके आऊंगा, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो अभी के लिए इस वीडियो में डेली न्यूज एनालिसिस और साइंस एंड टेक एनालिसिस। इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडो पैसिफिक मीट में जहां पे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके ट्रेड पिलर के स्टेटमेंट को इंडिया ने एंडोर्स नहीं किया। उसकी क्या वजह है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कौन कौन सी मेजर हेडलाइंस है, तो भैया 1000 एडॉप्शन एप्लीकेशन पेंडिंग है, और यहां पे केंद्र की सरकार ने डिसीजन क्या लिया है कि सिविल कोर्ट की बजाय अब एडॉप्शन होना है या नहीं होना है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एक सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी डिसाइड करेगा। तो मतलब कल के डेट में जब आप आईएएस बन जाओगे और मान लो कहीं डीएम की पोस्टिंग आपको मिलती है, तो उस केस में एडॉप्शन की परमिशन भी आप दोगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम है तो ही आप अडॉप्शन की परमिशन दोगे। अगर आप थोड़े जूनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हो, एसडीएम वगैरह हो, तो भी आपका ही इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि डीएम साहब सिर्फ फाइल पे साइन करते हैं, जो मेन लेटर अडॉप्शन ऑर्डर होगा उस पे साइन करते हैं। नोटिंग साइड पे जो सारा प्रोसेस होता है वो नीचे से शुरू होता है। तो जो डीएम से नीचे हायरार्की में ऑफिसर्स है, उतना भी उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सारा जो प्रपोजल है वो पुटअप होकर डीएम के पास नीचे के ऑफिसर्स की तरफ से जाता है, डीएम साहब के फाइनल सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो अब एक सीनियर आईएएस अधिकारी के हाथ में आ गया है कि भाई अडॉप्शन करना है कि नहीं करना। अब इससे थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। क्या कंफ्यूजन पैदा हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। इंडो पैसिफिक मीट का ट्रेड पिलर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। रबर प्लांटेशन क्राइसिस में चल रही केरला में जो रबर उगाने वाले फार्मर्स है वो थोड़ा टेंशन में चल रहे हैं। अभी वो टेंशन में क्यों चल रहे हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी डाइव्स इनटू डेजर्ट डस्ट इंपैक्ट ऑन एयर क्वालिटी के राजस्थान की यूनिवर्सिटी CUOT को इसरो की तरफ से फंडिंग मिली है कि क्लाइमेट इन्वायरमेंट के केस में एयर के अंदर खासकर राजस्थान में डेजर्ट के डस्ट का क्या इंपैक्ट हो रहा है, कितना डेंजरस हो रही है वो एयर, इसके बारे में एक थीसिस हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट, एकदम से जो छोटे से एरिया में बहुत सारा पानी बरस के तबाही मचा देता है, उसका फोरकास्ट हम प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे इसको समझेंगे। ये साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वाटर कंटेनिंग एक्सोप्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट मतलब कि जहां पे लाइफ पॉसिबल है, तो वाटर कंटेनिंग एक्सोप्लैनेट के रिस्पेक्ट में क्या रिसर्च चल रही है इसके बारे में बात करेंगे। और ओबेसिटी, मोटापे से लड़ने के लिए जो साइंस एंड टेक में रिसर्च जारी है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं आपको पता है, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहों पे किए जाते हैं। तो क्या है, ओबेसिटी को कम करने के लिए हम कोई आगे आने वाले समय में दवाई बना सकते हैं। तो मान लो कोई इंडिविजुअल है वो 100 किलो या फिर मान लो 120 किलो उसका वजन है, उसको अपनी मोटापा कम करना है, तो मोटापा कम करने के लिए क्या कोई दवाई हो सकती है। अभी तक तो क्या है कि हमें लगता है कि मोटापा कम करने के लिए डेली के बेसिस पे एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कम खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ये सब तरीके हमने देखे हैं। क्या दवाई खा के मोटापा कम हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो इतने आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, काफी क्रक्स और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, टेनुअस। टेनुअस मतलब वेरी वीक और स्लाइड, बहुत ही कमजोर होना। जैसे कि द टेनुअस लिंक बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। टेनुअस मतलब आप कह लो कि कमजोर है बट कमजोर है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो लिंक है वो है बट थोड़ा कमजोर लिंक है। ओके, जैसे अ टेनुअस रिलेशनशिप, दो दोस्त हैं, ठीक है ना, राम और श्याम। अब उनकी जो रिलेशनशिप है बहुत टेनुअस है, दोस्त तो हैं बट नॉर्मल है, बहुत वीक है। कोई दूसरा आगे दरार डाल दे तो आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, समझ गए ना टेनुअस का मतलब। चलो पहली न्यूज, वीडियो को लाइक और शेयर का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। देखिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें। उसका रीजन ये है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है ये पढ़ाई लिखाई का फील्ड है, यहाँ पे एंगेजमेंट थोड़ा कम होता है, एंटरटेनमेंट वीडियोज यहाँ पे नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं चले जाते हैं। बट एज अ टीचर मैं आपसे बोलूंगा कि शेयर करिए वीडियोस को, ताकि यूट्यूब इन वीडियोस को और लोगों को रिकमेंड करे। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ। टेलीग्राम पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन के रिस्पेक्ट में 1000 एडॉप्शन पेंडिंग और नए रूल्स ने कंफ्यूजन कर दिया। देखिए क्या, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में साइन हुआ था, और 1 सितंबर 2022 को, जो कि अभी अभी निकला, ये रूल्स इंप्लीमेंट हो गए। अब ये रूल ये बोलते हैं कि अभी तक एडॉप्शन के रिस्पेक्ट में जितनी भी पेंडेंसी थी कोर्ट में, अब वो पेंडेंसी ट्रांसफर कर दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। मतलब अब एडॉप्शन की परमिशन कोर्ट नहीं देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा। अब सरकार ये नियम कानून में चेंज इसलिए लेके आई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और जो कोर्ट होते हैं वो जुडिशरी का पार्ट होती है। अब जुडिशरी ओवरबर्डन्ड है, तो जुडिशरी देर से डिसीजन देती है एडॉप्शन को लेके, इसलिए एडॉप्शन लंबे समय तक टलता रहता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन सा खाली बैठा है? अरे डीएम कौन सा खाली बैठा है? डीएम ऑफिस में जाके देखिए, ठीक है ना। किसी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के डीएम को सोने का समय नहीं है,
कहो वो रात में 2 बजे सोया हो और सुबह उसको 9 बजे ऑफिस पहुंचना हो, और इस बीच में आप देखो कि कहो 4 बजे किसी सीनियर ऑफिसर का फोन आ जाए कि वहां पे मर्डर हो गया है, पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। कुछ भी हो सकता है भाई, नींद तक हराम हो जाती है इनकी, इतना काम होता है। ये तो कहने की बातें हैं कि सरकारी नौकरी में काम नहीं है। अभी डीएम की नींद हराम होगी तो फिर एसडीएम की करेगा, एसडीएम वाला नीचे की करेगा, बीडीओ की या जो भी है पुलिस वालों की। तो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसान नहीं होता है। तो जुडिशरी से काम ट्रांसफर करके एग्जीक्यूटिव यानी डीएम साहब के पास फेंक दिया गया। अब ये ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो सबको लग रहा है कि अब काम जल्दी होगा, लेकिन प्रॉपर प्रॉब्लम ये है कि डीएम के लिए प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के हिसाब से ये एग्जीक्यूटिव अडॉप्शन के डिसीजंस लेगा, इसके लिए भी कोई रूल नोटिफाई नहीं किए गए। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का कहना यह है कि 1000 अडॉप्शन की पिटीशन कोर्ट्स के सामने पेंडिंग है। लॉयर एक्टिविस्ट अडॉप्शन एजेंसीज का यह बोलना है कि रूल तो बदल दिए गए, लेकिन ना जजों को पता है कि रूल बदले गए हैं और ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता। और खासकर बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ताकत दे दी गई अडॉप्शन अप्रूव करने की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस प्रकार से कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू अडॉप्शन अप्रूव करेगा, इसके कोई नियम कानून तय नहीं किए गए। तो एक्टिविस्ट को यह लग रहा है कि भले ही सरकार ने अडॉप्शन के प्रोसीजर को फास्टन करने के लिए ये डिसीजन लिया है, लेकिन कहीं ये डिसीजन उसको और स्लो ना कर दे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, मीरा मेहता, हो सकता है नाम यहाँ पे बदल दिया गया। 34 वर्षीय मीरा मेहता ने अहमदाबाद में रहती, इन्होंने सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के सामने एक पिटीशन डाली कि भाई मुझे एक बच्चे को गोद देना। फरवरी 2019 में इन्होंने पिटीशन डाली। जून 22, 2022 को उनको पिटीशन एक्सेप्ट हुई। उनको बोला गया है कि एक 7 महीने की बच्ची, बहुत ही छोटी बच्ची होती, 7 महीने की, 7 महीने की बच्ची इनको अडॉप्शन में मतलब बोला गया कि ठीक है भाई आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर फॉर्मल अडॉप्शन ऑर्डर पास नहीं हुआ है। मीरा मेहता को प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के अंदर बच्चे की कस्टडी मिल गई, तो बच्चा अभी मीरा मेहता के साथ रह रहा है। लेकिन एक्चुअली में लीगल अडॉप्शन कब होगा, जब कोई कोर्ट उसको अप्रूवल देगा। और कोर्ट में बहुत लंबे समय से मिलॉर्ड चल रहा था, कोर्ट फाइनली अप्रूवल देने ही वाला था, लेकिन एकदम से 1 सितंबर को ये नियम कानून प्ले में आ गए। अब जैसे ये नियम कानून प्ले में आए, जो जज साहब है उन जज साहब ने बोला है कि भाई ये जो नए नियम कानून आए हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके चलते अब सिविल कोर्ट परमिशन नहीं देगी बच्चों के अडॉप्शन की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा। तो जज साहब ने इतने लंबे समय तक मिलॉर्ड करने के बाद ये बोल दिया कि भैया अडॉप्शन की परमिशन अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा। तो मीरा मेहता जी बीच में फंस गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलेगा कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई तरीका पहुंचा ही नहीं है जिस हिसाब से हम अडॉप्शन की परमिशन दें। तो कुल मिला के मीरा मेहता अब बीच में फंस गई। और इसके जैसे 1000 और पेरेंट्स है, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है, जो कि अडॉप्शन चाह रहे हैं, और ओवरऑल उनकी पिटीशन अब और डिले हो सकती है। वैसे तो हर साल 3500 अडॉप्शंस ग्रांट किए जाते हैं। पार्लियामेंट ने जुलाई 2021 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया था। पार्लियामेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि ताकत डीएम को दे दो, जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि कोर्ट अडॉप्टेड डिलेस, कोर्ट प्रोसेस बहुत डिलेड था, लेकिन अब ये प्रोसेस कहीं और ना डिले कर दे, इस बात का डर है। 1 सितंबर से ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आएंगे। इसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन इशू हुआ 31 अगस्त को। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं कि भाई डीएम किस प्रकार से करेंगे। ये बात तो तय है कि अब अडॉप्शन डीएम अप्रूव करेगा, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिसर्स भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से इनको अडॉप्शन को परमिशन देनी है। वो भी ओवरऑल केंद्र की सरकार की तरफ से बना के अभी भेजा नहीं गया है। जब भेजा जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, ये सब बातें। बेंगलुरु बेस्ड लॉयर एंथोनी येक्स का ये बोलना है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस इंतजार कर रहा है कि अडॉप्शंस कैसे करने हैं। खास बात यह है कि पहले सिविल कोर्ट का जो जज है वो यहाँ पे अडॉप्शन को अप्रूवल देता है, और अगर आप हायरार्की देखोगे तो सिविल कोर्ट के जज की अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है इससे ऊपर होती है। उसके बावजूद यहाँ पे ताकत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। रीजन बीइंग सिविल कोर्ट के जो जजेस हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉर्चुनिटी दी गई है। किस प्रकार से चीज़ें होंगी अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब तक अडॉप्शन प्रोसीजर फॉर्मलाइज नहीं होगा तब तक एक प्रॉब्लम है। अगर अडॉप्शन प्रोसीजर फॉर्मलाइज नहीं होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट्स बच्चों के नहीं पाए जा सकते, क्योंकि अडॉप्शन जब फॉर्मलाइज होगा तो ही बर्थ सर्टिफिकेट माँ बाप को दिया जाएगा। इसी बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है, इसी बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। अगर कोई एनआरआई कपल, देश के बाहर से कोई कपल आके बच्चा अडॉप्ट करके लेके जा रहा है, तो अगर उसको बच्चे को देश के बाहर लेके जाना है तो उसको पासपोर्ट की जरूरत होगी, कोर्ट ऑर्डर की जरूरत होगी। वो प्रोसीजर भी यहाँ पे हिल के रह गया है। तो इन सब चीज़ों के चलते बच्चों का अडॉप्शन और डिले हो सकता है।
अभी के बेसिस पे देखो तो अडॉप्शन बहुत डिलेड था, 3 साल लगते थे अडॉप्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। 2188 बच्चे अवेलेबल थे अडॉप्शन के लिए, 31,000 पेरेंट्स वेटिंग लाइन में अडॉप्शन के लिए, लेकिन अडॉप्शन का प्रोसीजर बहुत धीमा है, तेज करने की कोशिश की गई है। अब ये तेजी कितनी इफेक्टिव होगी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। यहां पे एक अथॉरिटी की हमने बात की, कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, ऑर्फन, अबेंडेंट, सरेंडर्ड चिल्ड्रन के अडॉप्शन में मदद करती है। 1990 में इसको बनाया गया था। दिस इज अ नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। यही बॉडी डिसाइड करती है कि कितने बच्चों को अडॉप्शन के लिए लिस्ट किया जा सकता है। सारे इनिशियल प्रोसेसेस यही एजेंसी करती है, एक फाइल बनाती है, और फाइल जाती थी पहले सिविल कोर्ट के जज के पास, अब जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है भाई। ये जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको बनाना इंडिया के लिए मैंडेटरी भी था। हेग कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 को इंडिया ने साइन किया, और इस कन्वेंशन के प्रोविजंस के हिसाब से इंटर कंट्री अडॉप्शन को अप्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि है कारा। 1990 में ये बनाई गई थी। इलीगल और इमैच्योर ऑपरेशंस को रोकने के लिए, बच्चों की स्मगलिंग को रोकने के लिए एडॉप्शन के गाइज में भी एक कारा नाम की एजेंसी काम करती है। अब हम समझते हैं कि इंडिया के अंदर बच्चा कौन अडॉप्ट कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो। तो भले ही आप ऑलरेडी एक पेरेंट हो, उसके बावजूद बच्चे अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं भी पेरेंट हो तो भी बच्चे अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप अनमैरिड मैन या वुमेन हो तो भी आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पे कुछ शर्तें हैं। पहली बात, जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट है फिजिकली मेंटली स्टेबल होना चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए। आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो उसको पाल पाओगे, ये सब ओवरऑल आपको इंश्योर करना पड़ेगा। आपके पास कोई लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पता चला आप नहीं रहे तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो ये सब चीजें चेक की जाएंगी। दूसरा, अगर मैरिड कपल है तो उस मैरिड कपल का 2 इयर्स ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होनी चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ का कंसेंट होना चाहिए कि भाई हम बच्चा अडॉप्ट करने को तैयार हैं। मैरिड कपल की कंपोजिट एज 110 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की एज मिला के 110 साल से ज्यादा है तो वो अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अडॉप्शन में आप एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपका जो नेचुरल साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो भी बचा हुआ होना चाहिए, ताकि जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए तब तक आप उसका ध्यान रख पाओ। प्लस the minimum age difference between the child and either of the prospective adoptive parents should not be less than 25 years। तो मतलब जो prospective adoptive parents है, मान लो एक लेडी है, ठीक है ना, वो 45 साल की है, ठीक है, और जो बच्चा है, तो बच्चे और prospective adoptive parents, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, इन दोनों के बीच का जो एज गैप है वो 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा का होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में मां की उम्र में 45 नहीं लेता हूं, एक बार को यहां पे 35 ले लेता हूं। तो एक 35 साल की लेडी अगर बच्चा अडॉप्ट कर रही है तो वो 12 साल का बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि 12 साल का बच्चा और 35 साल की मां, मतलब बीच का गैप कितना हो गया? 23 साल। गैप 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो 35 साल की अगर एक लेडी बच्चा अडॉप्ट कर रही है तो जो भी लड़का या लड़की वो जो भी अडॉप्ट कर रही है वो 10 साल तक का होना चाहिए। 10 साल से कम का होगा चलेगा, लेकिन 10 साल से ज्यादा का है तो नहीं चलेगा, क्योंकि नियम यह बोलता है कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट और जो बच्चा अडॉप्ट हो रहा है, इनकी जो एज डिफरेंस है वो कम से कम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। 25 साल से ज्यादा हो तो चलेगा। तो एक 35 साल की औरत मैक्सिमम 10 साल का बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, या फिर उससे कम का, उससे ज्यादा का नहीं। ये एज गैप आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक आप कह लो 32 साल का आदमी, एक 32 साल का आदमी अगर इसमें से 25 तो 7 साल तक का बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। 7 साल से ज्यादा का बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। 7 साल तक का या उससे कम का बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है भाई। फिर एक सिंगल वुमेन किसी भी जेंडर का बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। लड़का भी अडॉप्ट कर सकता है, लड़की भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन एक सिंगल मेल एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊं, इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट भी बहुत सारा एजिटेशन है। यहां पे मेल मतलब जेंडर के नाम पे प्रोफाइलिंग की जा रही है। यहां पे सारे आदमियों को आप कह लो एक गलत निगाह से देखा जा रहा है। मतलब एक मेल एक लड़की बच्चे को, एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। मतलब यहां पे चाइल्ड को मेल से एक्सप्लॉयटेशन का डर है, इसलिए अडॉप्ट नहीं करने दिया जा रहा है। तो सारे क्या मेल्स यहां पे एक्सप्लॉयट करने के लिए बैठे हैं? तो ये जो पर्टिकुलर जेंडर के बेसिस पे प्रोफाइलिंग है, इसको भी लेके बहुत सारे लोग नियम कानूनों को अपोज करते हैं। सिंगल पेरेंट की उम्र 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई।
तो ये सब बातें हैं। अच्छा, ये जो एज क्राइटेरिया है ना प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स का, कि भाई 55 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा का गैप होना चाहिए, ये अगर कोई रिलेटिव है तो उस पर लागू नहीं होता। तो बच्चे का कोई फैमिली रिलेटिव है, स्टेप पेरेंट है, उस पर ये नियम कानून एज क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लागू नहीं होंगे। ठीक है। और मान लो कोई एक कपल है जिसके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो अमूमन उनको बच्चा अडॉप्शन की परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर किसी कपल के 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ओवरऑल कोई बच्चा है जिसको प्लेस नहीं किया जाए, बच्चा विद स्पेशल नीड्स, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर माँ बाप जब बच्चा अडॉप्ट करने जाते हैं ना, तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को अडॉप्ट नहीं करते। मान लो बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे पेरेंट्स इस प्रकार के बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते। वो एक फिट एंड फाइन, एक हेल्दी बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर बच्चे को कोई भी नहीं ले रहा है, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन के चलते या फिर किसी और चीज़ की वजह से हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन है, तो ऐसे केसेस में एक ऐसा कपल जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं और अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल है चौथा बच्चा पालने के लिए, तो उसको बच्चा अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। तो ठीक है, ये पहली न्यूज़ में काफ़ी समय लग गया है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा था, इंडिया बाहर था। तो क्या हुआ कि यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई लॉस एंजलिस में। इसको अटेंड करने के लिए हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में गए थे। इसका जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया गया, तो उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जो ट्रेड पिलर वाला एलिमेंट था, उसको पीयूष गोयल साहब ने और इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओवरऑल पीयूष गोयल साहब का और इंडिया का यह बोलना है कि इस पर्टिकुलर पिलर में डेवलपिंग इकोनॉमीज के अगेंस्ट पॉसिबल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 14 कंट्रीज है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और भी बहुत सी साउथ ईस्ट एशियन कंपनी है। तो इन सब कंट्री ने सबने ओवरऑल ज्वाइन किया इस ट्रेड पिलर को। इंडिया ने ट्रेड पिलर को ज्वाइन करने से मना कर दिया। हालांकि जो फाइनल स्टेटमेंट दिया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमने सारे फेसेट्स में एग्जॉस्टिवली इंगेज किया है, सारे पिलर्स में, जैसे सप्लाई चेन्स में, क्लीन इकोनॉमी में, फेयर इकोनॉमी में, टैक्स एंटी करप्शन को रोकना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, सप्लाई चेन्स को प्रमोट करना, इसमें इंडिया सपोर्ट दे रहा है। ट्रेड पिलर पे इंडिया सपोर्ट नहीं दे रहा। अभी क्यों नहीं दे रहा, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी क्वाड समिट के समय पे टोक्यो में ओवरऑल मिले थे सारे बाकी लीडर्स से। उस समय पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरेस्ट भी यहां पे दिखाया था। लेकिन इंडिया का यहां पे ये बोलना है कि भाई आगे आने वाले समय में आईपीएफ के ग्रुप में जो भी नियम कानून बनेंगे वो फेयर प्ले के होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के होने चाहिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग यहां पे होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कंडीशनैलिटी नहीं लगनी चाहिए। अब आईपीएफ के फ्रेमवर्क के चलते यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ट्रेड के रिस्पेक्ट में कंडीशंस इंपोज कर दे इंडिया के ऊपर कि हाँ तुम इतने कोयले के एमिशंस नहीं कर सकते, तुम ये माइनिंग सेक्टर को प्रमोट नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंट के बिहाफ पे अगर कंडीशनैलिटीज इस प्रकार के फ्रेमवर्क में लगाई जाएंगी, जो कि लगाई जा रही होंगी ट्रेड पिलर में, तभी इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है, तो फिर वो तो इंडिया की डेवलपमेंट में इंटरफेयर करेगा ना। अरे इंडिया अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को इग्नोर नहीं कर सकता। लो कॉस्ट अफोर्डेबल एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पे रशिया यूक्रेन वॉर में भी हम रशिया से सप्लाईज ले रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, और पीयूष गोयल साहब ने भी यही बोला, उन्होंने बोला कि हम ट्रेड पिलर से बाहर इसलिए हैं क्योंकि ट्रेड पिलर का फ्रेमवर्क के बारे में हमको पता नहीं। इस ट्रेड पिलर के फ्रेमवर्क में हमें क्या कमिटमेंट करना पड़ेगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, ये क्लियर नहीं है। तो जब तक सारे कंटूर्स हमें क्लियर नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। प्लस 2019 का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको अभी अभी सरकार ने विड्रॉ कर लिया और बोला है कि ओवरऑल हम इसके ऊपर एक नया बिल लेके आएंगे, इस बात को भी लेके चीज़ें क्लियर नहीं है। तो ओवरऑल डिजिटल कनेक्टिविटी में डाटा स्टोरेज किस प्रकार से होगा, डाटा पर्सनलाइजेशन किस प्रकार से होगा, डाटा प्रोटेक्शन किस प्रकार से होगा, इससे रिलेटेड नियम कानून इंडिया में इन्वॉल्व नहीं हुए। और ये डाटा प्रोटेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आईपीईएफ का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो ट्रेड पिलर इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया, इसको एक्चुअली में कंपेयर किया जा रहा है उस इवेंट से जब इंडिया ने आरसीईपी नहीं ज्वाइन किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में चाइना था, चाइना डोमिनेंट पार्टनर था, यूएस नहीं था। बहुत लंबे नेगोशिएशंस चले, एंड में इंडिया ने बोल दिया हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही इंडिया यहाँ पे आईपीएफ में करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ओवरऑल इंडिया अपने कंसर्न्स बिल्कुल क्लियरली सामने रख रहा है। देखिए, हम छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडोनेशिया जैसी, वियतनाम जैसी, हम एक मेजर इकोनॉमी है और किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हम अपने ऊपर इस समय पे लगा नहीं सकते। ठीक है, ये जो 14 आईपीईएफ पार्टनर्स हैं, इसकी 40% ग्लोबल जीडीपी है,
28% ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड में इनकी पार्टनरशिप है। IPEF एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जो कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस और कॉम्पिटिटिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाता है। ओवरऑल जब ये लॉन्च हुआ था तो इनिशियली इसके 12 पार्टनर्स थे, 40% वर्ल्ड GDP इनके हाथ में थी। इंडो पैसिफिक का जो इलाका है वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन समेटता है, 60% ग्लोबल GDP को समझता है। इंडो पैसिफिक में चाइना भी आ जाता है। इंडो पैसिफिक के अंदर इस IPEF फ्रेमवर्क के थ्रू ओवरऑल एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया जा सकता है, चाइना की हेगोमोनी को रोका जा सकता है, सप्लाई चेन्स को थोड़ा आप कह लो अकाउंटेबल कंट्रीज में शिफ्ट किया जा सकता है। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही। अब इंडिया का क्या विजन है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए? देखिए, इंडिया का ट्रेड इस रीजन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है ना, ये ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, सिंगापुर के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो एशियान के साथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, थाईलैंड के साथ, तो हम बायलेटरल बेसिस पे एग्रीमेंट वगैरह साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक में भी काफी एक्टिव है, लेकिन जब मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स की बात आती है ना, तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में बहुत सारी कंडीशंस इंपोज की जाने लगती है, इसलिए इंडिया मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल RCEP, फॉर एग्जाम्पल IPEF, ये ट्रेड बेस्ड एग्रीमेंट है और ट्रेड बेस्ड एग्रीमेंट में इंडिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा, खासकर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में रीजन बीइंग बहुत सी कंडीशनैलिटीज इंपोज होती है। लेकिन जब बाइलेटरली इंडिया डिस्कशन करता है, जैसे UAE के साथ डील हुई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हुई, जैसे कि कनाडा के साथ बातचीत हो रही है, UK के साथ बातचीत हो रही है, इस प्रकार के बायलेटरल, तो अब वही बात है। देखिए, इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इंगेज कर रहा है। अगर आप क्वाड की बात करो तो क्वाड में स्ट्रेटेजिक लेवल पे पार्टनरशिप हो रही है, बट क्वाड के अंदर कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। IPEF जैसे एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट्स है। तो ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया को जब चीजें समझ में नहीं आई तो इंडिया ने मना कर दिया। अब इस बात को US को मिर्ची लगी होगी। देखिए, बहुत से ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लेसेस है जहां पे इंडिया US के हिसाब से कुछ नहीं कर रहा, और इसीलिए आप देखो तो US ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान को $450 मिलियन देंगे F-18 खरीदने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान पास्ट में एक ऐसी कंट्री रहा है जिसने लिटरली US के तलवे चाटे हैं। जी हाँ, मतलब ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए इंटरनेशनल सर्कल्स में, बट हाँ, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में 3 A चलते थे। एक थी आर्मी, एक अल्लाह और एक आपका अमेरिका। अमेरिका सब कुछ डिक्टेट करता था पाकिस्तान की सरकार को, और पाकिस्तान की सरकार सुनती भी थी। हालांकि कुछ चीज़ों में पाकिस्तान ने उल्लू भी खूब बनाया अमेरिका को। अमेरिका तालिबान से लड़ रहा था, तालिबान वाले भाग के आके पाकिस्तान में छुप गए, पाकिस्तान ने उनको शरण दी, पनाह दी। तालिबान आज की डेट में जिंदा इसलिए बच पाया, रीजन बीइंग कि पाकिस्तान ने उसको शरण दी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर से तो अमेरिका ने तालिबान को घसीट दिया था। तो आप समझ ही सकते हो कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने ओवरऑल पीछे से कुछ अमेरिका के अगेंस्ट नहीं किया, बट हाँ, एक समय पे अमेरिका के तलवे चाटे हैं पैसों के लिए पाकिस्तान ने। आज की डेट में पाकिस्तान के पास जो भी मिलिट्री है, जो भी आर्मी है, जो भी वेपन्स हैं, जो भी इंडिजनाइजेशन इनको गोलीबारी में इन्होंने कर रखा है। इनफैक्ट जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनको चाइना दे रहा था तब भी अमेरिका चुप था, उसको पता था रीजन बीइंग इंडिया एक लिमिट से ज़्यादा ताकतवर ना हो। अब अमेरिका ने सोचा कि इंडिया को पाकिस्तान बना लेते हैं, इंडिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, इंडिया भी हमारे तलवे चाटेगा, इंडिया भी सब कुछ सुनेगा, हमारी बातें सुनेगा। लेकिन भारत सरकार ओवरऑल ये उनकी बातें सुन नहीं रही। भारत सरकार में जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले की भी जो कांग्रेस की सरकार थी, एक लिमिट से ज़्यादा अमेरिका के पीछे कोई नहीं भागता था। आज की डेट में भी हम लोग थोड़ा ओपन हो गए, ठीक है ना। ओवरऑल मोदी जी की सरकार में जयशंकर साहब इंटरनेशनल आप कह लो एरेना में जाके कुछ स्ट्रांग स्टेटमेंट दे देते हैं। पहले के फॉरेन मिनिस्टर इस प्रकार के स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले सरकारें अमेरिका जो कहता था वो करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनमोहन सिंह समय जी के समय पे भी इंडिया करता वही था जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। हमने कभी भी वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए अमेरिका की आंख बंद करके शर्तें नहीं मानी है। तो आज की डेट में अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया आंख बंद करके शर्तें नहीं मान रहा है। तो चूंकि इंडिया यहां पे आंख बंद करके शर्तें नहीं मान रहा है, तो ओवरऑल इंडिया के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा बेट लगा पाना अमेरिका को थोड़ा एंटी लग रहा है। इसलिए यहां पे पाकिस्तान को भी इन्होंने मिलिट्री एड देनी शुरू कर दी है। तो अब ये लॉन्ग टर्म में चीजें चलती रहती हैं। लेट्स सी भारत सरकार का इसके लेकर क्या रिस्पांस होता है। आगे बात करते हैं GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज प्लांटेशन क्रॉप्स, रबर प्लांटेशन फ्री फॉल में। देखिए क्या है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में रबर जितने रुपए प्रति केजी में बिकता है वो बहुत कम हो गया है, मतलब बहुत कम दाम में रबर मार्केट में बिक रहा है। तो जो फार्मर्स रबर पैदावार कर रहे हैं उनकी तो हालत खराब है। केरला ट्रॉपिकल, देखिए केरला का जो स्टेट है वहां पे बहुत सारे स्मॉल स्केल रबर फार्मर्स हैं,
बड़े लार्ज खेती पे। इंडिया में सबसे ज्यादा रबर की जो खेती होती है केरला में होती है। 12 लाख स्मॉल स्केल रबर फार्मर्स है केरला के अंदर। रबर हर्टलैंड है केरला इंडिया का। अब क्या है कि पिछले कुछ महीनों में ओवरऑल इंडियन मार्केट में रबर के दाम हद से ज्यादा गिर गए। इसके चलते जो केरला के रबर फार्मर्स है वो टेंशन में आ गए। ओवरऑल जो लैटेक्स रबर है वो 120 रुपए में मिल रहा है। जो रबर शीट है वो पहले 180 रुपए में बिकती थी, अब 150 रुपए में बिक रही है। तो यहां पे रबर फार्मर्स बोल रहे हैं कि भैया हमारी मदद करो। यूरोप में आपका लो रिसेशन आ रहा, तो यूरोप बहुत सारी रबर को इंडिया से इंपोर्ट करता था, तो वो रबर के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं इंडिया से वो भी शायद कम हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर रबर फार्मर्स भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। रबर फार्मर्स कह रहे हैं कि जो सपोर्ट प्राइस मिलती है रबर की क्रॉप के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर, वो 170 रुपए उसको 200 किया जाए। जो 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी मिलती है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। लेटेक्स रबर और कंपाउंड रबर जो कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है बाहर की कंट्रीज से, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, ताकि ओवरऑल जो सस्ती इंपोर्ट करी हुई रबर इंडिया के अंदर बिक रही है वो अवेलेबल ना हो, तो डोमेस्टिक फार्मर से ज्यादा दामों पे हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले लोगों को रबर खरीदनी पड़े। तो इस प्रकार की कुछ डिमांड वगैरह की जा रही है केरला के फार्मर्स के द्वारा। उनका ये बोलना है नहीं तो जो रबर का सेक्टर है, रबर प्लांटेशन से केरला के अंदर वो बचेंगी नहीं। इनफैक्ट इस साल रबर की 60% प्लांटेशन रीप्लांट नहीं हुई है। फार्मर्स को इस बात का डर है कि रबर की पैदावार हमने ज्यादा कर भी दी तो वो इतने दाम पे मार्केट में बिक नहीं पाएगी कि वो सस्टेनेबली अपनी जिंदगी जी सके। रबर बोर्ड भी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहा है। रबर बोर्ड कह रहा है कि पहले हम बहुत सारी रबर चाइना में एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन चाइना में जब जीरो कोविड स्ट्रेटजी हुई तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान करने लगे, तो वहां पे भी रबर की अच्छी पैदावार हो गई है। पिछले 8 से 10 महीनों में इंडिया में जो रबर के कंज्यूमर्स हैं उन्होंने बड़ा ह्यूज स्टॉक अपने पास स्टॉक पाइल कर लिया है, तो डोमेस्टिक मार्केट से वो रबर नहीं खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर रबर की प्रोडक्शन को लेकर टेंशन चल रही है। जो रबर फार्मर्स है वो परेशान है, सरकार से मदद मांग रहे हैं। लेट्स सी सरकार यहां पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। रबर बोर्ड की बात की जाए तो रबर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाई गई है थ्रू द रबर एक्ट 1947। रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करती है। इसका हेड ऑफिस कोट्टायम केरला में है। नेचुरल रबर के कॉमर्शियल कल्टीवेशन को अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। 1873 में कॉमर्शियल कल्टीवेशन रबर का इंडिया के अंदर शुरू किया गया। रबर की कंजम्पशन यूरोप में बहुत थी, तो इंडिया वाले अंग्रेज रबर इंडिया में उगाते थे और उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे। अगर आप देखो तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम ये दुनिया में रबर उगाते हैं, और इनमें से बहुत सी कंट्रीज में जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने ही रबर की प्लांटेशंस को इंट्रोड्यूस किया था। रबर का सबसे बड़ा निर्माता अगर कोई राज्य इंडिया के अंदर है तो वो केरला है। तो लेट्स सी रबर की खेती को प्रमोट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए भारत सरकार यहां पे क्या डिसीजन लेती है। अगला आर्टिकल है राजस्थान की यूनिवर्सिटी डाइव्स इनटू डेजर्ट डस्ट इंपैक्ट। देखिए जनरल जीएस पेपर 3 एयर पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में काम की चीज है ये। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस बात को स्टडी करना शुरू किया है कि राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट डस्ट है और जो एमिशंस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के चलते, इसका एयर की क्वालिटी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट चलेगा। और इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए पैसा दिया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को इसरो के द्वारा। ये जो रिसर्च करी जा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा, ये एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के डोमेन के अंदर आती है। CUOR है कहां पे, तो किशनगढ़ में है। ये पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसको रिसर्च ग्रांट मिली है इसरो की तरफ से। अब आप बोलोगे कि कितने रुपए की रिसर्च ग्रांट मिली, तो 34.70 लाख रुपए पहले साल में दिए जाएंगे। तो जो इस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस है वो इस चीज में रिसर्च करेगा कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर डिग्रेड हो रही एयर क्वालिटी के मिनस को रोका जाए, कैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएं, कैसे फील्ड स्टडीज को कंडक्ट किया जाए कि पॉल्यूशन को राजस्थान के अंदर कम किया जा सके, ट्रेस गैसेस को, एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैसे नापा जाए, डोमिनेंट डिजर्ट गैस, जो डिजर्ट डस्ट राजस्थान के अंदर काफी डोमिनेंट है, जो बाकी राजस्थान के अंदर एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस हैं वो किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक ट्रेस गैसेस को अफेक्ट करते हैं, ये भी यहां पे रिसर्चर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ये जो CUOR नाम की यूनिवर्सिटी है वो अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ काम कर चुकी है 3 साल के लिए। एक कह लो प्रोजेक्ट था स्ट्रेटिफाइड बिजनेस मॉडलिंग का, हाइपर स्पेक्ट्रल डाटा को इस्तेमाल करना, ठीक है ना। 2017 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। CUOR की एक डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया था। ओवरऑल रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मैटेरियल जो कि प्लांट एनिमल से आता था, ओवरऑल इससे
स्ट्रेटिफाइड बायोमास मॉडलिंग किस प्रकार से होगी, इसके लिए पहले आप कह लो कि ठीक ठाक पैसा, मतलब इस एक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी CUOR नाम का जो यूनिवर्सिटी है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। उस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इन्वॉल्व हो चुका है और यहां पे उसी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस को इसरो की तरफ से ग्रांट दी गई लगभग 35 लाख रुपए की, ठीक ना। तो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, फिजिकल, केमिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेसेस को समझना, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, गैसेस, रेडिकल्स, डस्ट के ऊपर डिजर्ट डस्ट का क्या इंपैक्ट आता है, ये सब चीजें जानना, ओवरऑल ये स्कोप है और इसका स्कोप काफी बड़ा है। इसी इशू के रिस्पेक्ट में IPCC को 2007 में इंटर गवर्नमेंटल प्लानिंग और क्लाइमेट चेंज को 2007 में नोबेल प्राइज मिला है और उसमें US वाइस प्रेसिडेंट अल गोरे को भी नोबेल प्राइज मिला था, ताकि क्लाइमेट चेंज को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ स्टेप्स ले जा रहे थे, इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे ओवरऑल जो ये रिसर्च करी जा रही है, इस रिसर्च के लिए भी यहाँ पे कुछ प्राइज वगैरह दे दिया जाए इसरो को फंडिंग के लिए या फिर इस यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए, अगर इनके रिसर्च फाइंडिंग कुछ कंक्रीट आगे बता पाते हैं तो। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की अगर आप बात करो, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स आते हैं। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, गैसेस, स्मोक, फॉग, इस प्रकार की बहुत सी परेशानियां होती हैं और ये फॉग राजस्थान के बिहार डिजर्ट वाले इलाके में भी पहुंच जाता है, एयर क्वालिटी को बर्बाद करता है। दिल्ली में, आसपास के इलाकों में, हर जगहों पे इस प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो तबाही मचा रहे हैं और इन पॉल्यूटेंट्स को अगर डेजर्ट डस्ट ऑफ राजस्थान के साथ मिला दो तो क्या इंपैक्ट आता है, इसी इंपैक्ट को यहां पे इस स्टडी में समझा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे फंडिंग इसरो की तरफ से आ रही, प्लस कुछ और जगह से जो फंडिंग आई है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा जो फंडिंग आई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के स्टार्टअप इनिशिएटिव के अंदर जो फंडिंग आई है, वहां के पैसों को भी इस्तेमाल किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टडी को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए। अगली न्यूज, क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? एकदम से वायलेंट और बहुत सारा पानी छोटे से इलाके में बरस जाना। 19वीं शताब्दी से क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम इस क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स के प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। इसके साइंटिफिक बेसिस को हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने समझा नहीं, लेकिन शुरुआती स्टेज है। चूंकि क्लाउड बर्स्ट बहुत हद तक एक लोकल जियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है और जब क्लाउड बर्स्ट होता है डिजास्टर्स इंपैक्ट होता है उसका लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी पे, और चेंजिंग क्लाइमेट के साथ क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स भी बढ़ेंगे। देखिए कुछ बेसिक ज्योग्राफी आपको बताता हूं। अर्थ की सरफेस के ऊपर 70% इलाके में क्लाउड्स का बैंकेट है। वो हमें वैसे तो नहीं दिखेगा, वैसे तो नॉर्मल कर केसेस में जब भी आप ऊपर देखते हो आसमान की तरफ, आपको कभी कभी साफ आसमान नजर आता है, कभी कभी बादल भी नजर आते हैं। उन बादलों के बीच से आप उड़ते हो जब आप प्लेन से ट्रेवल कर रहे हो। तो किसी हिल स्टेशन पे जाओगे तो हो सकता है हिल स्टेशन पे आप बादल के बगल में ही खड़े हो, ठीक है ना। तो ये बादल हमारी अर्थ की सरफेस को चारों तरफ से घेर के रखते हैं और इन बादलों में ठीक ठाक पानी होता है। 1 क्यूबिक किलोमीटर के वॉल्यूम के बादल में 5 लाख लीटर पानी होता है, जो कि 100 एलिफेंट्स के मास के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्लाउड्स में पोटेंशियल बहुत है। अब क्या है कि इंडिया के अंदर जो क्लाउड बर्ड्स हैं वो ज्यादातर मानसून सीजन में होते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में बड़ी क्वांटिटी में जो साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड्स हैं, ये रहा इंडिया, नीचे है इक्वेटर, यहां आप मान लो इक्वेटर, यहां से विंड्स आ रही हैं, कोरियालिस फोर्स से राइट घूम गई, इन्होंने आके हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया। नहीं समझ में आया, मेरे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वीडियोस देखिए जाके, सब समझ में आएगा। बहुत डिटेल मैंने इस प्रोसेस को समझाया। यहां पे आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी से मॉइस्चर उठा के आई और उन्होंने ओवरऑल इंडियन लैंड मास को हिट किया। कुछ विंड्स ऐसे भी जाती हैं, इस प्रकार से भी जाके हिट करती हैं, तो बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर उठता है। तो ये ओवरऑल जो मॉइस्ट एयर है, ये जब आके वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ियों से टकराती हैं, ईस्टर्न घाट से, या फिर आप कह लो नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में घूमती हैं, तो ये ऊपर उठती हैं, पहाड़ों के साइड से ऊपर उठती जाती हैं, ऊपर उठती जाती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाती है, एक ओरोग्राफिक इफेक्ट आता है। उस ओरोग्राफिक इफेक्ट के ऊपर जब एक मॉइस्ट एयर बिल्कुल हाई एटीट्यूड पे पहुंच जाती है तो सैचुरेट हो जाती है। उस एयर की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, और वो क्लाउड्स वहां पे बुरी तरीके से नीचे बरसने लगते हैं। कभी कभी इस फिनोमिना में बड़े क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। क्यूमुलस निम्बस क्लाउड कुछ इस प्रकार के क्लाउड होते हैं, एकदम स्ट्रेट क्लाउड्स, बहुत ऊंचाई पे लंबे एकदम घने बादल बने हुए हैं, और ये घने बादल जब पानी बरसाएंगे तो भयंकर बारिश करेंगे। अब आप बोलोगे सर क्लाउड बर्स्ट की भयंकर बारिश की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन साइंटिफिक टर्म्स में समझते हैं। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर 1 घंटे में किसी इलाके में 100 mm पानी बरस गया तो उसको आप क्लाउड बर्स्ट बोलोगे।
और अगर ये पानी किसी स्मॉल ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब पहाड़ों से घिरी किसी वैली में बरस गया 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, तो एक कतई तबाही फ्लड्स ले आता है। अगर 100 mm पर घंटा कहीं पर बारिश हो रही है, मतलब हर स्क्वायर मीटर में 100 लीटर पानी गिर रहा है। 100 लीटर पानी कम नहीं होता है। 1 स्क्वायर मीटर का इलाका आप आराम से एज्यूम कर सकते हो कितना होता है, उसमें 100 लीटर पानी को अकोमोडेट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है भाई, बुरी तरीके से नहा जाओगे। और यही आप कह लो 100 mm पर आवर की बारिश 20 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में होगी, मतलब 1 घंटे में वहां पे 2 बिलियन लीटर्स ऑफ पानी इकट्ठा हो जाएगा। 2 बिलियन लीटर्स ऑफ पानी को संभाल पाना मुश्किल है। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जहां पे बनते हैं, 30 मिनट अमूमन इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को बनने में लगेगा। अगर कंडीशन वैसी आ जाती है, साउथ वेस्ट मानसून के समय पे इस प्रकार के क्लाउड्स बन जाते हैं, क्योंकि उस समय पे एकदम से ओरोग्राफिक इफेक्ट के चलते हिमालयाज में या वेस्टर्न घाट्स में एकदम से क्लाउड ऊपर उठेगा, वहां पे बादल बनेगा, और फिर वो बादल जब गिरेगा हिमालय या वेस्टर्न घाट से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे भी, तगड़ी आप कह लो वो बारिश लेके आएगा। साउथ वेस्ट मानसून सीजन के समय पे ये जो इवेंट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस प्रकार की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, पहले से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर हम बहुत सारे प्रेसिपिटेशन रडार्स को लगाएं, इनके रेजोल्यूशन को बढ़ाएं। अभी के लिए जो प्रेसिपिटेशन रडार्स लगे हैं उनका रेजोल्यूशन इनफ नहीं है कि वो हिमालयन टोपोग्राफी में, वेस्टर्न घाट्स की प्रोटोग्राफी में एक मेजर स्केल पे, मैसिव स्केल पे, छोटे आप कह लो जगह में भी एयर ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को मेजर कर सकें। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार्स को लगा पाना एक तो महंगा होता है, दूसरा अभी के लिए उसको फीजिबल नहीं समझा जा रहा है। क्योंकि जब आप रडार लगा देते हो तो समय समय पे उस रडार को आपको मैनेज भी करना है, उसकी मरम्मत भी करानी है। ऐसा नहीं कि रडार लगा दिया चल नहीं रहा है। अब जैसे कोई एक बैंक है, वो बैंक बहुत सारे एटीएम लगा दे, एटीएम से पैसा ही ना निकले, वहां पे जाके पैसे, तो फिर क्या मतलब है उस एटीएम का? तो वही चीज इन रडारों के साथ भी है। तो पहली बात तो इन रडारों को लगाना एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ पे जो हाई रेजोल्यूशन के रडार्स हैं वो थोड़े कम है। अगर बड़े स्केल पे हाई रेजोल्यूशन के रडार्स लगाए जाएंगे तो डेफिनेटली हम इस प्रकार के प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को थोड़ा बहुत तो एडवांस में पकड़ ही सकते हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे हमने रडार्स लगाए नहीं है। और क्लाउड बर्स्ट की एक्सट्रीमिटी आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे ही ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज बढ़ चुका है, आगे और बढ़ेगा, क्लाउड बर्स्ट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। हम रोक पाते हैं नहीं रोक पाते हैं तो देखो समय ही बताएगा। अब मोटापे को लेके यहां पे देखिए कि रिसर्च हो रही है। क्या रिसर्च हो रही है? तो क्या दवाई खा के आप अपनी ओबेसिटी कम कर सकते हो, मोटापा कम कर सकते हो? तो बहुत सी दवाइयां ऐसी बनाई गई, उनके ऊपर रिसर्च भी हुई कि हाँ भाई ये दवाई खा के क्या मोटापा कम हो सकता है। जब रिसर्च हुई तो पता चला कि यार उनके ह्यूमन पेशेंट्स में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो ये बोला गया कि नहीं भाई एक्सरसाइज वगैरह करके मोटापा कम करो, वो ज्यादा ठीक है। बहुत सारे लोग खाते भी हैं मोटापा को कम करने के लिए दवाई, वो ठीक नहीं है खानी। तो क्या होता है कि लेबोरेटरी में इस बात पर रिसर्च चल रही है कि आप जीन सीक्वेंस को चेंज करने की बजाय पूरा का पूरा जीन ही बदल दो। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक मोटा आदमी है, उसका बच्चा पैदा हुआ, वो भी मोटा है, क्योंकि मोटापे का जीन है। तो ओवरऑल अगर आप यहां पे जीन ही चेंज कर दोगे आदमी का, तो वो मोटापे वाला एक्टिविटी चली जाएगी। तो जीन सीक्वेंस को बदलने की बजाय आप जीन्स बदल दो, उससे जीन फंक्शन बदल जाएगा। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच को आप एपिजेनेटिक्स बोलते हो, और एपिजेनेटिक्स रिवर्सिबल होती है। अगर आप किसी के इंडिविजुअल के जीन को बदल दो, बाद में उस जीन को आप रिवर्स भी कर सकते हो, पहले जैसा भी कर सकते हो। तो इस बात के ऊपर अभी थीसिस चल रही है। ह्यूमन पे इसको टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन माइस, चूहों पे इसको टेस्ट किया जा रहा है। डीएनए और हिस्टोन्स में केमिकल मॉडिफिकेशन करके, जीन्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ करके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में, उसके आप कह लो बॉडीली पार्ट्स के काम करने के तरीके में कितना फर्क आता है, इसको स्टडी किया जा रहा है। तो एक रेयरली स्टडीड केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ ऑफ हिस्टोन लिस्टीन ब्यूटाइल राइलेशन ओबेसिटी के मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए। क्या है कि एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है वो गार्सिनॉल का, एक मॉलिक्यूल होता है गार्सिनिया इंडिकम, ठीक है ना। ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर आप कह लो मॉलिक्यूल है, वो एक एंजाइम होता है P300 एंजाइम, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक देता है। और ये जो P300 एंजाइम है, यही मोटापा कॉज करता है। तो P300 एंजाइम जो मोटापा कॉज करता है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक देता है गार्सिनिया इंडिका, जो कि गार्सिनॉल से मिलता है। तो ओवरऑल इसको दवाई की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ओबेसिटी को रोकने के लिए। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम है, जो गार्सिनॉल है वो टॉक्सिक माना जाता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी बाकी बायोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती है। तो इन सब चीजों को यूज करके ओवरऑल एपिजेनेटिक्स के थ्रू हम ऐसी टेक्नोलॉजी डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ओवरऑल इंसान अगर हाई फैट डाइट वाला भी खाना खा रहा है,
बहुत फ्राइड खाना खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, स्नैक्स ज़्यादा खा रहा है, हेल्दी खाना कम खा रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स कम खा रहा है, नॉन वेज ज़्यादा खा रहा है, उसके बावजूद भी वो मोटा ना हो। इसकी जो थीसिस चल रही है वो अभी चूहों में चल रही है। अब ऑब्वियस ही बात है, शुरुआत में इस थीसिस में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स मिले हैं, फैट एक्यूमुलेशन लीवर में कम हुआ है, भले ही ये जो माइस है वो फैट रिच खाना खा रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को कम करने के लिए भी इस प्रकार की रिसर्च काम कर सकती है। कितनी इफेक्टिव होगी नहीं होगी आगे ही पता चल पाएगा। फिर जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक, हाउ कॉमन आर वाटर कंटेनिंग एक्सोप्लैनेट्स। वाटर कंटेनिंग एक्सोप्लैनेट्स मतलब हमारे अर्थ पे वाटर है, तो क्या ऐसा कोई एक्सोप्लैनेट है, ऐसा कोई आप कह लो अर्थ है जहां पे लिविंग लाइक कंडीशंस और पानी पाया जाए। तो कहीं पे अगर पानी पा लिया जाए तो वो अपने आप में बड़ा प्रूफ होगा कि हाँ भाई यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर अभी नहीं है तो हम आर्टिफिशियल तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक नई स्टडी ये बता रही है कि ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जहां पे लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर है। पहले ऐसा लगता था कि ज्यादा प्लैनेट नहीं है जहां पे वाटर है, लेकिन अभी भी वाटर है, लेकिन वो वाटर हाफ रॉक फॉर्म में है। मतलब वो पानी ओशंस की तरह या नदियों की तरह वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे पानी आप कह लो रॉक के अंदर दबा हुआ है। बेटर टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट से साइंटिस्ट को ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि डिस्टेंट सोलर सिस्टम में ऐसे कुछ प्लैनेट हो सकते हैं जहां पे पानी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन पानी नदी और ओशन की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, रॉकों के अंदर दबा होगा। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ द कैनरी आइलैंड और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ला लेग्यूना है, वहां के जो साइंटिस्ट हैं वो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। एक स्टार है एम डॉर्फ जैसा, उसके आसपास जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे सोलर सिस्टम में सन के जैसे जो स्टार्स हैं उनके आसपास के प्लैनेट्स को स्टडी किया जा रहा है। डजन्स ऑफ प्लैनेट्स का यहाँ पे कैटलॉग बनाया गया है और उसके अंदर पानी वगैरह पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 43 प्लैनेट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जहां पे हो सकता है कि ओवरऑल पानी हो। हालांकि the densities of a large number of the planets suggested that they were too light for their size to be made up of pure rock. Instead, these planets are probably something like half rock and half water. मतलब जो प्लैनेट यहाँ पे कैटलॉग किए गए हैं इनकी डेंसिटी इतनी कम है कि बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे जो रॉक है वो प्योर रॉक। जैसे इंडिया के अंदर रॉक है, पत्थर तोड़ते जाओ अंदर रॉक ही रॉक, पत्थर ही पत्थर मिलेगा, पानी कम ही चांसेस है मिलेगा। लेकिन इन प्लैनेट्स की डेंसिटी इतनी कम है कि जो यहाँ पे रॉक्स होंगी उन रॉक्स के साथ उस रॉक के अंदर पानी भी होगा और पानी इस फॉर्म में इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि इन प्लैनेट्स में सन इनके इतना पास है कि पानी रिवर्स या फिर ओशन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो या तो सुपर क्रिटिकल गैसियस फेज में होगा या फिर चट्टानों रॉक के अंदर दबा हुआ होगा। ये यहां पे बताया जा रहा है। अब ये थीसिस कितनी सही है कितनी सही नहीं है, इसके लिए तो भाई आप कह लो इंटरस्टेलर मूवी जैसा एक ह्यूमन एक्सपेडिशन ही वहां पे भेजना पड़ेगा, जो कि इस बात को चेक करके आएगा कि हाँ भाई रॉक में क्या पाया गया क्या नहीं पाया गया। तो आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेक्चर्स में डेली बेसिस पे अपलोड करता हूं दोस्तों, थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी विनीत सर अपलोड कर देते हैं, कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दोस्तों। बट हाँ, लेक्चर्स आपकी पढ़ाई के नहीं रुकेंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे। कभी हो सकता है सुबह की बजाय थोड़ा लेट हो जाए, दोपहर में आ जाए, शाम में आ जाए, बट लेक्चर्स आएंगे। तो आप ये एश्योर कर सकते हो कि डेली के बेसिस पे आपकी करंट अफेयर्स तो मैं पूरी करवाऊंगा। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।